हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। जल में जो वायु का बुलबुला है वह जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है अवतल लेंस। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह हो जाएगा कि जल में जो वायु का बुलबुला है वह बिल्कुल अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। आपको यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपके जो शीशे की लंबाई है वह कितनी होनी चाहिए। लगभग व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, अपनी ऊंचाई के बराबर शीशा लगवाएंगे तो देखिए ऊंचाई के बराबर लगवाएंगे तो आप उसमें अपने आप को पूरा बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। ऑप्शन बी है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन सी है व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आपको अपना प्रतिबिंब शीशे में दर्पण में देखना है तो आपको अपनी लंबाई का, ऊंचाई का जो है बिल्कुल आधी ऊंचाई का शीशा लगवाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका कद 5 फुट का है तो आप जो शीशा लगवाएंगे वह कितने का लगवाएंगे, 2.5 फीट का आप दर्पण अपने सामने लगवाएंगे जिसमें आप अपना पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष का निवारण करना हो तो कौन सा लेंस काम में आता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस ही प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, को ठीक किया जाता है। यदि देखिए हमें दूर दृष्टि हो गई है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है तब हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने अवतल लेंस, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि के लिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि यदि दूर की दृष्टि कमज़ोर है तो आप कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस। पास की दृष्टि कमज़ोर है तो अवतल लेंस। और यदि आपको जरा दृष्टि दोष हो गया है जो कि बुढ़ापे में लोगों को कम दिखाई देने लगता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे द्विफोकसीय लेंस। द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। तो ये तीनों प्रकार के दृष्टि दोष का आपको लेंस पता चल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है यकृत, सी है लार ग्रंथि और डी है अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यकृत को ही हम मनुष्य के शरीर की प्रयोगशाला के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी जान लीजिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई है, जहर देकर हुई है या अपने आप स्वतः अन्य किसी कारणों से हुई है, तो यदि हम इसकी जांच करेंगे तो हम उसके लीवर यानी यकृत की ही जांच करते हैं। तो इसीलिए हम इसे प्रयोगशाला के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और इसे मनुष्य के शरीर की प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। जो नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है ह्यूस्टन में, बी है लॉस एंजल्स में, सी है पासाडेना में या डी है कैप कैनेडी में। तो अमेरिका की जो सबसे प्रसिद्ध आपकी लेबोरेटरी है नासा की जेट प्रोपल्सन, वह स्थित है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पासाडेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस्ड लाइटिंग 10 यानी कि जिसे हम GL10 के नाम से भी जानते हैं, जिसका हाल ही में समाचार में उल्लेख हुआ है वह क्या है। तो ग्रीस्ड लाइटिंग 10 क्या है। ऑप्शन ए है नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है, जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर शक्ति से चलने वाला 2 सीटों का विमान है, ऑप्शन सी है चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला है, या ऑप्शन डी है इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि ग्रीस्ड लाइटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नासा द्वारा परीक्षित किया गया विद्युत विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत क्षेत्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया।
देखिए, नासा के जो डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन में ऐसा कौन सा धूमकेतु केंद्रक है जिसका विस्तृत चित्र लेने के लिए उसे प्रयोग में लाया गया था? ऑप्शन ए है हेलिकॉमेट, ऑप्शन बी है हेलबॉप, सी है याकुतेक, या ऑप्शन डी है टेम्पल फर्स्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टेम्पल फर्स्ट का प्रयोग नासा के डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन में धूमकेतु केंद्रक का चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? मंगल ग्रह पर जो नासा का यान है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है फिनिक्स, बी है रोजर, सी है फ्लोरिडा, डी है जॉन कैनेडी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिनिक्स के नाम से नासा का जो मंगल ग्रह पर यान है उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर कौन सा था? तो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला 2004 में जो रोवर था वह था ऑप्शन ए डिस्कवरी, बी है पायनियर, सी है स्पिरिट और डी है वैनगार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिस्कवरी नाम का जो रोवर है वह जनवरी 2004 में मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला प्रथम अमेरिकी रोवर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मार्ग, बी है विद्युत परिपथ, सी है मेष और डी है लूप। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा का सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका जो चित्र है, आपका परिवर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है? यानी आप एक किसी मिरर में अपने आप को देखते हैं और जब आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि जितना मेरा आकार है या जितना मुझे दिखना चाहिए मैं उससे काफ़ी छोटा दिख रहा हूँ, तो वह कौन सा दर्पण या लेंस होगा? ऑप्शन ए है समतल उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण में देखने पर हमें अपना प्रतिबिंब अपने से बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति होगी। यदि वायु में 0 डिग्री तापमान हो तो ध्वनि की गति क्या होगी? ऑप्शन ए है 331 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 330 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 330 मीटर सेकंड, ऑप्शन डी है 331 मीटर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 331 मीटर प्रति सेकंड की ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी यदि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या न्यूट्रॉन की? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर x पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी वस्तु का जो ऊष्मा चालन है वह दर किस पर निर्भर नहीं करता है? सामग्री की घनता पर, सामग्री के आयाम पर, घर्षण पर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर? तो यह सामग्री की घनता, इलेक्ट्रॉनिक आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामग्री के आयाम, इन सभी पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। यदि आपका जो ईंधन है वह जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अम्लीय ऑक्साइड के नाम से इन्हें जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें सभी जो तत्व हैं, समूह ऐसा कौन सा है जिसमें सभी तत्व आपके गैस के रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है समूह 18, बी है समूह 14, सी है समूह 12 या डी है समूह 10। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समूह 18 के अंतर्गत आवर्त सारणी के सभी तत्व गैस के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? ऐसा कौन सा आवर्त सारणी का वर्ग है जिसके अंतर्गत पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व भी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 18 यानी कि आवर्त सारणी का वर्ग 18, ऑप्शन सी बी है 16, सी है 18 और डी है 17। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्ग 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 है, 5 है, 8 है, तो इसका जो प्रोटॉन की संख्या है वह कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है 8, बी है 15, सी है 2 और डी है 5। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यदि पानी से हमें हाइड्रोजन को अलग करना हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है विद्युत अपघटन, सी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है ओजोनीकरण, ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत अपघटन के द्वारा हम पानी और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए जो है विवश कर देता है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आऊँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।